बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो फर्स्ट पेज है, मैकेनिक्स की डेफिनेशंस है। मैकेनिक्स क्या होती है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच। आपने डेफिनेशन यही करनी है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स दैट चेंज इट। कि फिजिक्स की ऐसी शाख को हम मैकेनिक्स कहते हैं जो तमाम ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज की जो हरकत है उसके साथ डीलिंग होती है, एंड फोर्सेस दैट चेंज इट, और जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं वो इसको क्या करती हैं, तब्दील कर देती हैं, वो चेंज होती है। ठीक है जी। यानी फोर्सेस की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में जो चेंजिंग होगी वो भी हमारे पास क्या होता है, वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। अब बच्चों मैकेनिक्स तो हमें पता चल गया कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड फोर्सेस चेंजेस हैं। अब इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैकेनिक्स की दो टाइप्स आप बता दें, उसको किसमें जो होती हैं वो बताएं। ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, शाखाएं जिसे हम कहते हैं। एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों काइनेमेटिक्स क्या होती है? देखिए मैकेनिक्स की शाखा काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स। यानी बगैर फोर्सेस को रेफर किए हुए, यानी फोर्सेस ना हो जिसमें, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है वो काइनेमेटिक्स होती है। ठीक है। इन काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की मोशन का मुताला करना विदाउट रेफरिंग द फोर्स, बगैर किसी फोर्स को तरजीह देते हुए। अब दूसरे लफ्जों में यहां से हमने करनी है डायनामिक्स। डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, यानी इसके साथ हमें फोर्सेस भी आएंगी और उसका असर ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की मोशन पर फोर्सेस और उनका असर का मुताला हम करते हैं तो वो डायनामिक्स में होता है, और काइनेमेटिक्स में फोर्सेस रेफर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व मेनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। एग्जांपल यहाँ से कार्स, बसेस हैं, बाईसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, मूविंग ऑन द रोड्स पर, रोड पर ये मूविंग कर रही है। एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर है, वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू द कैनाल है। तो ये सारे हमारे पास जो है, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल्स मौजूद। तो ये बच्चों हमारे पास मैकेनिक्स में आता है, और ये हमारे पास काइनेमैटिक्स है। और उसके बाद द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी स्टडीड विद और विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स व्हिच कॉज मोशन इन देम एंड चेंज। बस आपने यहां तक इसको रीड डाउन करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, स्केलर एंड वेक्टर्स किसे कहते हैं। जी बच्चों, स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम डेफिनेशन करेंगे कि बिफोर वी स्टडी काइनेमेटिक्स इन डिटेल्स वी शुड नो अबाउट द नेचर ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। और ये सम क्वांटिटीज जो होती हैं वो कॉल्ड स्केलर एंड अदर वेक्टर्स होते हैं। तो हमने ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब अ स्केलर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब बच्चों, स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम मुकम्मल तौर पर उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसको डिस्क्राइब करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिस तरह एक टाइम है, टाइम का अपना क्या है, वो मैग्नीट्यूड्स है। अब इसी तरह अब ये मेरे पास ये मार्कर है, इसका ये क्या है, ये सारा क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है। मकदार को हम कहते हैं, ये कितनी बड़ी है, पेंसिल क्या है, डायरेक्शन नहीं होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल कहते हैं मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर। मैग्नीट्यूड जो होता है वो तादाद के अंदर भी हो सकता है, एंड अप्रोप्रिएट यूनिट्स, और उसके जो खास जो किस्म के यूनिट्स होते हैं उसको हम अप्रोप्रिएट यूनिट कहते हैं, जो तकरीबन क्लोज क्लोज होते हैं। और हमारे पास व्हेन वी आस्क द शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो एक एग्जांपल है कि जब हम किसी भी शॉपकीपर से यानी किसी भी दुकानदार से 5 किलोग्राम चीनी उसको देते हैं, तो ही कैन फुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट। तो वो समझ जाता है कि जी हमें कितनी मकदार जो है वो चाहिए होती है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ द शुगर। अब ये जो चीनी है उसका मास का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास है? देखें ये क्वांटिटी स्केलर्स है। देखें मास जो है, अब ये पेंसिल है, इसका मास है, ये कितना वजन है इसका, ये मास है, कितनी जगह ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इसकी मकदार है, मैग्नीट्यूड। उसने एग्जाम्पल से हमें समझाया, आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रख सकते हो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अच्छा, अगर पेपर में मैग्नीट्यूड आ जाए तो मैग्नीट्यूड यहां से लेकर आप यहां तक लिख सकते हो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर एंड अप्रोप्रिएट यूनिट्स।
व्हेन वी आस्क शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, जब हम किसी दुकानदार से कहते हैं कि हमें 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो समझ जाता है कि जी आपको कितनी चाहिए और वो आपको दे देता है। वो क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट है मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जांपल हम स्केलर की एग्जांपल है, जैसे मास है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी है, टेम्परेचर है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये मासेस, एनर्जी, टेम्परेचर, इनकी सिमत कोई नहीं है। डिस्टेंस है, फासला है, लेंथ है, पेंसिल की यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। तो ये क्या है? ये सारे क्या हैं? स्केलर्स होते हैं। अब मजीद पेपर में तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर्स, या डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। तो डिफरेंस में हम चीजें लिखेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ स्केलर क्वांटिटी को हम, ये भी एक इसका नोट है कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अब लाइक नंबर। स्केलर क्वांटिटी को हम नंबर की शक्ल में ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 मीटर प्लस 3 मीटर तो 8 मीटर बनता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों यहां तक तो हो गया स्केल। अब देखें वेक्टर जब हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या फर्क आने वाला है। अब वेक्टर्स के अंदर यहाँ पे कहता है कि वेक्टर इज द फिजिकली क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। कि वेक्टर में ये भी फिजिकली क्वांटिटी है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी मुताला करते हैं। उसकी सिमत को भी मुकम्मल तौर पे बयान करना है कि ये अब मैं इस उंगली मैंने इस तरफ की है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में है। और ये उंगली खुद क्या है? मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन ये वाली क्या है? ये जिस सिमत में आप कहेंगे वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसमें बच्चों के एक एग्जांपल हमारे पास आती है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट का तो शॉर्टर डिस्टेंस कि आपने किस तरफ जाना है, तो इसकी सिमत है। वेलोसिटी सिमत होती है। एक्सीलरेशन में भी सिमत मौजूद है, वेट, फोर्सेस। तो ये हमारे पास क्या है? ये वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं। अब जैसे वेलोसिटी ऑफ द कार मूविंग 90 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाती है, तो ये रिप्रेजेंट वेक्टर से करेंगे क्योंकि वो इस तरफ उसकी सिमत है। तो velocity is a vector because it has magnitude 25 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन टुवर्ड द नॉर्थ। तो दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। एक तो बच्चों क्या है? उसका 25 मीटर सेकंड ये मैग्नीट्यूड में आ गया, लेकिन किस तरफ जा रही है वो उस पर क्या गया? डायरेक्शन आ जाती है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अप लाइक नंबर, लेकिन वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स। इसको स्केलर की तरह हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको हम बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते होते हैं। देयर आर स्पेसिफिक मेथड, इसके कुछ स्पेसिफिक मेथड है टू एड अप वेक्टर्स। बिकॉज ये एक राइट हैंड रूल हमारे पास होता है, तो उसके थ्रू हम इसको ऐड अप करते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी की तरह इसको ऐड नहीं किया जा सकता है। In the textbook, symbol used for vectors is bold-faced letter, such as A। यानी बोल्ड का मतलब होता है कि A को हम थोड़ा मोटा करके लिखते हैं और उसको V वेक्टर्स, A वेक्टर्स एंड F एंड D वेक्टर्स, यानी इसको हम बोल्ड करके लिख सकते हैं। तो इसको हम वेक्टर्स को नोटेशन कर सकते हैं। बट सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर्स, जब हम पेपर पे राइट करते हैं, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, तो उस वक्त कहता है कि वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस, तो आप उसको यानी मार्कर के साथ मोटा करके लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो कहते नहीं लिख सकते। सो वेक्टर इज रिटन एज अ लेटर विद अ स्मॉल एरो। तो आप ऐसे बोल्ड करके लिख सकते हो पेपर में, लेकिन वो कह रहा है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप उसकी बजाय आप ये साइन यूज कर लीजिए। ए वेक्टर्स, वी वेक्टर्स, एफ वेक्टर्स, ये जो एरो का साइन है ये भी वेक्टर को शो करता है। और बच्चों अगर ए, जिस तरह ये तो एरो लगा हुआ ना, तो हम अगर बात करते हैं कि ए के ऊपर अगर ये लाइन हो, बिल्कुल सीधी लाइन हो, तो ये भी क्या होता है? ये भी वेक्टर को ही शो करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? वेक्टर को ही शो करेगा जी। उसके बाद कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर, कि जो मैग्नीट्यूड होगा उसको इटैलिक लेटर के साथ विदाउट एरो हेड, यानी विदाउट एरो हेड के साथ हम इटैलिक लेटर में भी उसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो तब। A vector can be represented graphically by drawing a straight line with an arrow head at one end। कहता है कि वेक्टर को जब हम ग्राफिकली, ये पेपर में बार दफा सवाल आया हुआ था, पहले 9th क्लास के अंदर मौजूद था कि वेक्टर को ग्राफिकली तरीके से किस तरह जाहिर किया जाता है। तो फिर हम यहाँ से इसको बयान करेंगे कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। उसको एरो हेड के साथ, यानी ये वाला क्या है? ये एरो हेड है, ये एरो हेड है ये वाला। तो इसकी यहाँ पुष्ट जो है ये क्या होती है? टेल होती है, और ये क्या होता है? एरो हेड होता है। तो इन्हें हेड टू टेल रूल भी यही बनता है, विद एन एरो हेड एट वन एंड
एक एंड पर एरो हेड, लेंथ ऑफ ऑल लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये जो लेंथ होगी ना यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट द क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ सुटेबल स्केल के साथ। तो ये इसका मैग्नीट्यूड को बताएगा, और ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा। while the direction of arrow indicates the direction of the vector, जो कहता है ये एरो की जो डायरेक्शन होगी तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इंडिकेट करता है। और साथ ही आप ये बना लें, ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हो, तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ से आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्स डैश, तो यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम मौजूद है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है एक्स डैश एक्सिस है, और ये क्या है वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स ओ एक्स डैश यानी एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है जी, ये वाली एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्सिस एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन वाई एंड वाई डैश इज कॉल्ड हमारे पास वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। कहता है ये जो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं इस ओ पर जहां मिलते हैं, ये पॉइंट्स ओ जो है ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ये ओरिजिन की डेफिनेशन है, पॉइंट वेयर दीज एक्सिस यानी दीज एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो ओरिजिन होता है, जिसे मब्दा कहते हैं। ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। तो ये जो ओ होता है ना ये डिनोटेड बाय ओ, ये क्या है, ओरिजिन है, मब्दा है। These axes are called is called reference axis। तो ये जो एक्सिस होंगे एक्स वाई एक्सिस और जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये क्या होता है, रेफरेंस एक्सिस होता है। अब यहाँ पे कहता है कि वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड द गिवन डायरेक्शन। तो वेक्टर यानी यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो गिवन डायरेक्शन की तरफ ये जाता होता है। अब उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय एंगल थीटा। तो इस डायरेक्शन को थीटा के साथ हम यूज कर सकते हैं, और ये थीटा जन 30 है। तो एंगल विद एक्स एक्सिस ऑलवेज मेजर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी हम बच्चों यानी एंगल को मेजर करते हैं पॉजिटिव के साथ तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घड़ी के उल्ट होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको मेजर करते हैं। बस ये माइंड में रखना है, ठीक है बच्चों। तो चीजें आपको यहाँ पे निशान लगी हुई है, वही चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। अब एग्जाम्पल ड्रा कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं इसको करने की, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल 2.2 में कहता है ड्रा फोर्स वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 350 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्सिस। तो ड्रा फोर्स, देखें ये फोर्स आपने ड्रा की है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट से आपने सिर्फ ड्रा करके दिखा देना है इसको। कैसे कि फोर्स एफ है, ये फोर्स है और मैग्नीट्यूड 350 न्यूटन है और डायरेक्शन इसकी एंगल 60 है। तो आप यानी ये एक्स एक्सिस बना लें, ये वाई एक्सिस बना लें और डायरेक्शन 60 यानी डी से आप मिला लें। यहाँ पे 90 होता है ना और यहाँ पे 60 होगा तकरीबन, और ये आपकी फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 30 डिग्री पर होने है, ठीक है। बस ये आप बस ये बनाकर उसे चेक करवा दीजिएगा, बाकी जरूरत नहीं है इसको सोल्यूशन को लिखना, जिसमें यहाँ यही लिखा है कि ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्केल अगर 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, देन 350 न्यूटन 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, जारी बात है। 350 में यानी 100 में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको 100 पर डिवाइड किया। आप इसको भी 100 पर डिवाइड करते हो तो 3.5 सेंटीमीटर आता है। तो याद कर ले कि न्यूटन को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 पर डिवाइड करना है। तो ड्रा द 3.5 सिम लाइन ओ क्यू। तो बच्चों ये जो हमने ड्रा की है ओ से क्यू, ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये क्या है, 3.5। आप स्केल के साथ मेजर कर लें, इतनी अपनी लंबी लाइन खींचनी है कि जो 3.5 सेंटीमीटर जो उसने लेंथ दी थी हमें फाइंड करने के लिए, जो मैग्नीट्यूड दिया था, तो वो हम 3.5 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। न्यूटन तो 350 तो बहुत लेंथी चीज, हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और एट द एंगल 60, तो ये जो लेंथ है जो मैग्नीट्यूड है उसका एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 60 बनता है। फोर्थ पॉइंट पे कहता है मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ क्यू। तो सारी बात है, जब ये लाइन हमने खींची यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लास्ट पे क्यू है ओ क्यू, तो ये हमारे पास क्या है, ये हेड है। और ओ क्यू इज द वेक्टर एफ। ओ क्यू जो है ये क्या है, ये वेक्टर एफ को जाहिर करता है। तो ये एफ जो वेक्टर्स है इसको क्या कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है। अगर पेपर में आ जाता है ड्रा फोर्स वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इतना, तो आप इसको यूं इसको ड्रा कर सकते हो। तो ये भी आपने थोड़ा बयान करना है कि हमने इसको कैसे ड्रा किया है,
चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन, वी कैन ऐड टू और मोर वेक्टर टू गेट अ सिंगल वेक्टर। कहता है हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर जो है वो जाहिर होता है। दिस इज कॉल्ड एंड रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को प्लस करते हो, जैसे मैंने ए वेक्टर्स है और मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर्स है, इसको मैं एरो से साइन करता हूँ, तो ये आर क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप तीसरे को अगर ऐड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने यही कहा है कि टू और मोर वेक्टर टू गेट अ सिंगल वेक्टर। तो सिंगल वेक्टर हमारे पास क्या है, आर है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद वी हैव टू डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम रखते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उस पे हमारे पास होगी, क्योंकि वेक्टर्स है ना, तो दोनों चीजें हमारे पास मौजूद होंगी। और फिर दूसरा कहता है कि अदर मेथड जो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, वो क्या होता है, ग्राफिकली मेथड होता है। तो दूसरा मेथड ग्राफिकली मेथड होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकली मेथड, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया जाए कि भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड से किस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो वो हेड टू टेल रूल ही होता है। तो बच्चों हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा। तो यहाँ पे ऊपर से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। हेड टू टेल रूल्स क्या स्टेट है, स्टेटमेंट क्या है, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। रेड ड्रा दियर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच डैट, कहता है कि इस तरह हम इसको ड्रा करते हैं, रीड्रा करते हैं कि सच डैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर, कि एक की हेड दूसरे की टेल के साथ कोइंसाइड करती है। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स क्या है, ए है, ये इसकी टेल है, ये क्या है, हेड है। अब इसी तरह मेरे पास ये यहां से मैं इसको मजीद, ये हेड है, दूसरा वेक्टर जो होगा उसकी टेल के साथ हेड अटैच करना है, और ये हेड है, ये इसकी टेल है। तो यही वो बता रहा है कि हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद टेल, यानी हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद अदर लाइन टेल। अब ये वेक्टर क्या है, बी है। अब इसको मैं यूं भी यहाँ पे ऐसे ले जा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये इसका रिजल्टेंट भी हो जाएगा ऐसे। ये हेड टू टेल रूल डायरेक्शन बताती है। अब यहाँ पे कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो ये आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा इज गिवन बाय सिंगल वेक्टर। तो ये आर जो है सिंगल वेक्टर है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। बात वही कर रहा है ना। ये जो रिजल्टेंट आर है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, यानी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो लास्ट वेक्टर क्या था, बी था, उसकी हेड के साथ अटैच होना है। ठीक है बच्चों। अगर मजीद ए वेक्टर हो, बी हो, अगेन सी हो, अगेन डी हो, अगर ई हो, तो वो एक लाइन रिजल्टेंट बनेगी और वो लास्ट पे हेड हेड के साथ ही अटैच होगा और स्टार्ट पे टेल टेल के साथ ही। वो ये होता है हेड टू टेल रूल। तो आप डायग्राम भी बना दीजिए, ये बना दे और बना दे, तो ये सारी आपने लिखनी है। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये हमारे पास वेक्टर्स है v1 और ये क्या है, v2 है, और ये हमारे पास क्या है, v है। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू v। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो बनेगा यहाँ पे वो v इक्वल बनेगा v1 प्लस v2। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं। अब बच्चों यहाँ से देखें, ये फर्स्ट वेक्टर्स का हेड ये वाला है और सेकंड वेक्टर्स की टेल इससे जुड़ा हुआ है। फिर रिजल्टेंट जो है फर्स्ट वेक्टर्स की टेल और रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर की हेड और रिजल्टेंट के हेड आपस में अटैच। तो ये हमें बताता है कि ये क्या है, हेड टू टेल रूल है। अब 2.2 बच्चों हमारे पास है कि रेस्ट एंड मोशन किसे कहते हैं। बिल्डिंग ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक पोल्स, कहते हैं व्हेन वी लुक अराउंड अस वी सी मैनी थिंग्स लाइक, जैसा बिल्डिंग है, ट्रीज हैं, ये पोल्स हैं, विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। तो बिल्डिंग अपनी चेंज पोजीशन को चेंज नहीं करती है। इसी तरह कोई पोल्स हैं, खंबे हैं, और विच उसके बाद दरख्त हैं, तो उसका मतलब है कि ये डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द माहौल की वजह से, तब भी वो अपनी पोजीशन पर चेंजिंग ना लेकर आए। ठीक है बच्चों, तो वो इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। सपोज दैट मोटरसाइकिल स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये मोटरसाइकिल एक स्टैंड खड़ी है रोड पर, तो इट्स मतलब क्या हुआ, तो ये रेस्ट हालत में है जब तक इसको हम चलाएंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो डिफरेंट एग्जांपल हैं ऊपर मौजूद हैं, ये आपके पास एग्जांपल मौजूद हैं। तो ये तो हो गया रेस्ट। अब हम पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। मोशन बच्चों कहता है कि इफ अ बॉडी
कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मुसलसल चेंजिंग आ रही हो अपनी सराउंडिंग के जो इर्द गिर्द का माहौल है उसकी वजह से, इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करे, जैसे मोटरसाइकिल चल रही है ना, जा रहे हैं तो ये कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, एक मूविंग ट्रेन में कंपार्टमेंट जो उसका डब्बा होता है उसमें खड़ा है, एज इज एट रेस्ट, वो तो रेस्ट हालत में है ना, वो खड़ा है वहां पे। विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर के मुकाबले में वो क्या है, रेस्ट में है इन द कंपार्टमेंट, बट ही इज इन मोशन, लेकिन वो मोशन में है। तो क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन ट्रेन के अंदर है तो क्या वो रेस्ट में है या मोशन में है? वैसे तो दूसरे पैसेंजर के लिहाज से तो वो रेस्ट में होगा, बट ही इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म द रेलवे स्टेशन। जब एक रेलगाड़ी जा रही है तो जो जब रेलगाड़ी कहीं से गांव से गुजरती है बच्चों, या फिर किसी स्टेशन से गुजरती है, तो स्टेशन पे जो लोग या गांव में जो लोग खड़े होते हैं उनके लिहाज से हम मोशन में है, तो वो तो देखेंगे ना, कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं, मूवमेंट होती है, तो वो क्या है, मोशन है। लेकिन जब आप ट्रेन में हैं तो कोई और भी ट्रेन में मौजूद है तो वो आपको देखेगा तो वो कहेगा ये तो खड़ा है, ठीक है, तो वो तो इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर यहीं तक है। तो 2.1 एंड टॉपिक 2.2 हमने डिस्कस किया है, रेस्ट एंड मोशन एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा 2.3 टॉपिक्स के ऊपर। और इंशाल्लाह अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको तमाम के तमाम लेक्चर मिल सके। हमारे मैथमेटिक्स लेक्चर भी जो कि अपलोड हो रहे हैं तो आप इंशाल्लाह वो भी देख सकते हैं। तो वेरी हेल्पफुल। और अगर बच्चों किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।